अभी नेक्स्ट है नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन, जैसे इलेक्ट्रोड के लिए हमने स्टडी किया नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल। सेल के ईएमएफ के लिए नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन हमने स्टडी करना है। अभी देखो ईएमएफ निकाला था, तो ईएमएफ क्या था हमारा, लास्ट वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तुम्हारा जो ईएमएफ है वो क्या है, एक बार दोबारा याद करो, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर कैथोड और एनोड हमारे जो है स्टैंडर्ड स्टेट में है तो हमारा जो ईएमएफ है वो भी क्या होगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ होगा। अगर हमारे कैथोड और एनोड जो है वो नॉर्मल है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में नहीं है, तो जो हमारा ईएमएफ होगा वो नॉर्मल ईएमएफ होगा। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड ईएमएफ वाले इक्वेशन में हमने ड्राइव किया। एक बार मैं याद दिला देता हूं आपको। तो ई कैथोड क्या है, कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव पोल, जिस पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। एनोड कौन सा होता है, नेगेटिव पोल, जिस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन वाला पहले था हमारा, जैसे कि ईएमएफ का फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था उसको हमने किस में चेंज किया था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को किस में चेंज किया था, रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर दिया था, क्योंकि सभी पोटेंशियल हमने किस में लेने होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल में लेने होते हैं, इसलिए हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में चेंज कर लिया था। तो ये माइनस का साइन हमारा इसके साथ जुड़ गया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि हमने रिडक्शन पोटेंशियल को इधर ले गए थे, पोटेंशियल ये जो कैथोड था इसको इधर ले गए और एनोड को इधर ले गए, ये इक्वेशन हमारी लास्ट में पड़ गई थी। अब इस हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक बात तो हमने ध्यान रखनी है कि सभी जो पोटेंशियल होते हैं वो हमने रिडक्शन में लेने होते हैं, इसीलिए हमने ये इक्वेशन लिया है। नहीं तो हम क्या है फर्स्ट वाले इक्वेशन भी ले सकते थे, जिसमें क्या है ईएमएफ इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था प्लस रिडक्शन पोटेंशियल था। रिडक्शन पोटेंशियल तो ठीक था बट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था उसके अंदर, लेकिन सभी पोटेंशियल हमने लेने किसके अंदर होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल में लेने होते हैं। अगर कोई ऑक्सीडेशन है, किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, उसको माइनस साइन लगा करके रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर लेते हैं और तब हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए क्या सभी पोटेंशियल हमारे इसके अंदर रिडक्शन में भी है। तो इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए हम अपना ईएमएफ निकालेंगे। इंटरनल इक्वेशन से हमारा जो ईएमएफ है वो किस तरह निकलता है, तो ईएमएफ ई कैथोड, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अभी इंटरनल इक्वेशन से हमने बनाया था कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके बराबर था, तो स्टैंडर्ड ई कैथोड, ई कैथोड, ई का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज इक्वल टू, देखो सभी पोटेंशियल इसके अंदर लेने हैं, रिडक्शन में लेने हैं। तो कैथोड कौन है, जहां रिडक्शन होता है जो पॉजिटिव पोल का काम करता है। एग्जांपल्स में हमने बार बार लिया है, कौन सा था ये कॉपर वाला था, रिडक्शन कॉपर के ऊपर हुआ था, ऑक्सीडेशन जिंक के ऊपर हुआ था। कॉपर वाला इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड था, जिंक वाला इलेक्ट्रोड हमारा क्या था, एनोड था। इसलिए हम यहाँ पे ई कैथोड, ई चलो वैसे लिख लेते हैं किसी जी, फिर बाद में कॉपर जिंक में इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो किसके इक्वल था, ई नोट माइनस क्या था, आर टी बाई एन एफ, एल एन ऊपर कंसंट्रेशन मेटल की, जिसका इलेक्ट्रोड हो उसका मेटल, और नीचे जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, मेटल आयंस की कंसंट्रेशन नीचे, मेटल आयंस की कंसंट्रेशन, मेटल आयन कितने होंगे, एन पॉजिटिव होंगे। अभी देखो जिसका एग्जांपल होगा उसके अकॉर्डिंग जो है ना हम मेटल आयन और मेटल यहाँ पे इसके अंदर पुट कर देंगे। अभी सुनो, जैसे कॉपर जिंक वाले जो सेल है हमारे उसका एग्जांपल लेते हैं। तो ये कैथोड क्या होगा, कैथोड कौन था, जिसके ऊपर रिडक्शन हुआ था, और रिडक्शन किसके ऊपर हुआ था, कॉपर वाले के ऊपर। इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ये कैथोड है हमारे पास, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कौन है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है किसका, एनोड का। एनोड कौन है हमारे पास, इसके अंदर जो हमारे पास एनोड है वो कौन है, एनोड है हमारे पास जिंक वाला इलेक्ट्रोड, जिसके ऊपर क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था। तो जिंक वाले का ऑक्सीडेशन हुआ था, तो यहाँ पे लेना क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल लेने दोनों। तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये नोड। अब देखो ई कैथोड किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर का तो कॉपर और यहाँ पे कॉपर ले देंगे, तो यहाँ पे कॉपर क्या है। तो अभी देखो लिख देते हैं, चलो दोबारा एक बार इधर, तो ECU2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, यानी कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा था, 0.34 वोल्ट, जो कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल था, माइनस RT
बाई एन एफ माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन। इलेक्ट्रोड किसका है हमारे पास, बी इलेक्ट्रोड है हमारे पास, कॉपर का इलेक्ट्रोड। अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पे कॉपर की कंसंट्रेशन रखोगे आप। कॉपर मेटल कंसंट्रेशन बताएंगे, मेटल कंसंट्रेशन में हमें 1 क्यों लेनी होती है, एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं। डिवाइड में नीचे कौन है, Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ से उसको प्राइवेट करना ये ले लेंगे। तो ये हमारा ECU2 पॉजिटिव ओब्लिक Cu के आगे जो है ये रख सकते हैं इसी जगह पे। तो इसी तरह हम जिंक का रख सकते हैं। जिंक का देखो, जिंक का कैसे, जिंक का भी कौन सा पोटेंशियल लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि सभी पोटेंशियल रिडक्शन में लेने हैं। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड नोट करा देते हैं, Zn2 पॉजिटिव ओब्लिक Zn माइनस RT बाई NF, RT बाई NF Ln। ऊपर मेटल रखना है जिंक, नीचे जिंक के आयन समझे रखने हैं, तो ये जिंक के आयन ये। अब इसमें पुट कर देते हैं, EMF इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या रखोगे, ये वाली वैल्यू, E के ऊपर स्टैंडर्ड नोट कॉपर माइनस RT NF Ln, ऊपर कॉपर नीचे Cu2 पॉजिटिव, इसकी जगह पे रख दिया। अभी हम रखना जिंक का कोड, ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे ये रखोगे, इसको आगे से रिमूव कर देते हैं। तो माइनस, ये माइनस का साइन इसकी जगह पे ये रखना है। तो एक बार इसको, तो क्या रखेंगे, Zn2 पॉजिटिव से Zn स्टैंडर्ड माइनस RT बाई NF Ln, ऊपर जिंक मेटल की कंसंट्रेशन जो कि 1 लेनी है, क्यों लेनी बताएंगे, और नीचे Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो ये रख दिया। अभी इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, ये हमारा माइनस का, ये हमारा प्लस का हो जाएगा। देखो यहाँ पे लोगरिथम है, अगर इसको ऊपर लेके जाते हैं Zn2 पॉजिटिव और जिंक को नीचे, तो ये वाला साइन क्या है, प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा। और ऐसा हम कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस RT है इंटू Ln Cu बाई Cu2 पॉजिटिव है, कैंसिल आउट नहीं कर सकते इसको, और क्योंकि ये अगर ना होगा तो इसमें प्लस माइनस कर देते हैं। अब ये है हमारे पास प्लस का है, तो इसको माइनस में कन्वर्ट कर लेते हैं। माइनस में कन्वर्ट कर लेते तो ये हमारा किसके बराबर होगा, यहाँ पे 2 काम करेंगे, स्टैंडर्ड वाले पोटेंशियल को इधर ले आते हैं और इसको उल्ट देते हैं, जिससे ये माइनस वाला प्लस में जाएगा, ताकि हम RT को कॉमन, RT बाई NF को कॉमन ले पाए। ठीक है, तो देखिए तो क्या हुआ, E नोट ऊपर माइनस ये वाली चीज यहां रखी, माइनस Zn2 पॉजिटिव से Zn स्टैंडर्ड EMF फिगर पर माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये एच, इसको पलट लेते हैं, इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसको नीचे लेके आओगे, तो साइन इसका हो जाएगा माइनस का। तो अब देखो उसमें क्या है, माइनस RT बाई NF, RT बाई NF, ये माइनस का था, उसको पलट लिया। अब देखो आगे क्या है, Ln ऊपर कौन है, ऊपर, नीचे कौन है, कॉपर 2 पॉजिटिव, ये लिख दिया, उसको पलट लिया था, माइनस का हो गया था, ये कॉमन में आ गया, बचा कौन, ये वाला, तो ये ऊपर है Zn2 पॉजिटिव,
नीचे जाए। तो ये है हमारी नेक्स्ट इक्वेशन और ईएमएफ ऑफ द सेल। अब इसमें दो चीजें हमें देखनी है कि पहली बात जो हमारे मेटल हैं उनकी कंसंट्रेशन हम 1 क्यों लेते हैं, दूसरा कोई भी सेल या कोई भी रिएक्शन आती है तो उसमें ऊपर की साइड में हम क्या लिखेंगे, नीचे की साइड में हम क्या लिखेंगे। ये हमने एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि ये सेल आप बार बार पढ़ चुके हो, आप बड़ा आराम से इसको समझ सकते हो कि इस सेल का रिडक्शन किसका हुआ है और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, प्रोडक्ट कौन है, इसके रिएक्टेंट कौन है, तो ये आप आराम से समझ सकते हो। इसलिए इस एग्जाम्पल को हमने नॉन ड्राइव करने के लिए यूज किया है। अभी देखो इस सेल के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं ना तो हमने बार बार क्या स्टडी किया है कि हमारी जो सेल है, ध्यान से सुनना इसको, क्योंकि जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल करोगे इसके ऊपर तो आपने ऊपर जो वैल्यू रखनी है या नीचे जो वैल्यू रखनी है उनको आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में किसको ऊपर रखना है और किसको नीचे रखना है, ये चीजें आपको बड़ा काम आएगी। अभी सुनो, जो हमारी सेल थी ना उसमें क्या था, जिंक का इलेक्ट्रोड था और यहाँ पे जिंक के जो थे वो क्या थे, आयंस की कंसंट्रेशन थी। ठीक है, जिंक अपने आयन के कॉन्टेक्ट में था, जिंक का इलेक्ट्रोड बन गया और इधर जो है ना, इधर क्या था हमारा, इधर था हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड था, कॉपर के अंदर आयन थे, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड जब कॉपर के आयन से कॉन्टेक्ट में आएगा तो कंसंट्रेशन चाहे उसका कुछ भी हो, 1 होगा तो स्टैंडर्ड वाला बन जाएगा। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड था। इसने एक्चुअली में हुआ क्या था कि जिंक की जो रोड थी उसने डिसोल्व करना स्टार्ट कर दिया था, जिंक रोड गेट्स डिसोल्व्ड, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ था, जिंक ने क्या किया था, ऑक्सीडाइज हुआ था, जिंक Zn2 प्लस क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन ये इस्तेमाल होती है एनोड, एनोड का मतलब कौन सा, जो हमारा नेगेटिव पोल था जहां ऑक्सीडेशन हुआ था। इस बीकर में हमारा क्या हुआ था, देखो ध्यान से सुनना कि यहाँ पर हमें क्या रखना है, कन्फ्यूजन होना थोड़ा सा भी। तो यहाँ पे देखो Cu2 पॉजिटिव आयंस ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया था और वो किसमें कन्वर्ट हुए थे, तो वो Cu के अंदर कन्वर्ट हुए थे और इसको ये जो प्रोसेस थी हमारी इसके ऊपर थी, एट कैथोड के ऊपर थी और कैथोड जो कि हमारा कौन सा पोल होता है, पॉजिटिव पोल होता है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। अभी सुनो, इस बीकर का प्रोडक्ट कौन है, रिएक्टेंट कौन है, इस बीकर का रिएक्टेंट ये जिंक है, जिंक रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट कौन बनता है, इसमें जिंक से जिंक पॉजिटिव बनते हैं, तो इस बीकर में प्रोडक्ट जो बनता है हमारा वो कौन है, जिंक की रोड में से प्रोड्यूस होने वाले जो जिंक के आयन है वो इस बीकर में प्रोडक्ट है हमारे, और जिंक की रोड में जो जिंक की एटम है जो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हैं वो हमारे रिएक्टेंट है। जिंक के एटम रिएक्टेंट है जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होंगे और जो Zn2 पॉजिटिव इसमें प्रोड्यूस होगा वो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अभी देखो इसमें कौन है, इसमें हमारे कॉपर के जो आयन है Cu2 पॉजिटिव आयन वो रोड के पास जाएंगे, रोड में से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकाल लेंगे। कॉपर के आयन जो रोड के पास आते हैं इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो कॉपर के जो आयन है वो हमारे रिएक्टेंट है और कॉपर के आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या होंगे, न्यूट्रल कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, एक दूसरी रोड पर डिवाइड। तो इस बीकर का रिएक्टेंट कौन है हमारा, Cu2 पॉजिटिव आयन, और प्रोडक्ट कौन है, न्यूट्रल Cu एटम्स, न्यूट्रल कॉपर एटम व्हिच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर रिडक्शन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। जो Cu2 पॉजिटिव रिडक्शन के बाद जो प्रोड्यूस हुए बने हैं वो कॉपर के आयन हमारे क्या इसमें प्रोडक्ट हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन है, दोनों जो हमारे दोनों जो इलेक्ट्रोड थे उनके अलग अलग से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट मैंने बता दिए, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ओवरऑल रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, ओवरऑल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तो आपने सोचना है। देखो Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, यानी इंटरनली बिना किसी को बताए जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो जिंक किसमें कन्वर्ट हुआ, Zn2 पॉजिटिव में, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, यानी जिंक ऑक्सीडाइज हुआ। कॉपर ने जो 2 इलेक्ट्रॉन साइलेंटली जिंक से ले लिए, पता नहीं चला किसी को भी, तो कॉपर किसमें कन्वर्ट हुआ, Cu में। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन होगी। तो ओवरऑल रिएक्शन में हमारा क्या है, जिंक एंड Cu2 पॉजिटिव हमारे रिएक्टेंट हैं, जिंक एंड Cu2 पॉजिटिव हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट एंटी रिएक्टेंट हैं, R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और Zn2 पॉजिटिव एंड कॉपर हमारे क्या है, प्रोडक्ट हैं, Zn2 पॉजिटिव एंड कॉपर हमारे क्या है, प्रोडक्ट हैं। आप इक्वेशन की तरफ देखोगे, प्रोडक्ट है, पीछे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में
ऊपर कौन है, नीचे कौन है। ऊपर हमारे पास कॉपर न्यूट्रल और जिंक 2 पॉजिटिव है, कॉपर न्यूट्रल और जिंक 2 पॉजिटिव, कॉपर न्यूट्रल और जिंक 2 पॉजिटिव के प्रोडक्ट हमारे ऊपर है। और नीचे कौन है, नीचे हमारे पास जिंक और कॉपर 2 पॉजिटिव, नीचे हमारे पास जिंक और कॉपर 2 पॉजिटिव, यानी रिएक्टेंट नीचे है। यानी इसको आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह पे, सिर्फ इसकी जगह पे क्या रख सकते हो आप, प्रोडक्ट थे ना हमारे ऊपर हमारे प्रोडक्ट है, पी बाई क्या रख सकते हो आप इसको, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट रख सकते हो। अब अगली बात ये आई कि जैसे कि मैं बोल लूं कि भाई कोई एग्जांपल बोल देता हूं मैं, सपोज हमारे पास है H2 प्लस Br, कोई भी एग्जांपल, उसमें क्या करेंगे, ये गैस है, ये लिक्विड है, इसकी कंसंट्रेशन होगी मोल पर लीटर में, ये गैस है इसका प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर के अंदर, ये दोनों कन्वर्ट होते हैं हमारे किस में कन्वर्ट होते हैं, ये हमारे कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, 2HBr में। 2HBr क्या है, उसमें 2 H पॉजिटिव है और 2 कौन है, Br नेगेटिव है। अब सुनो, तो इन दोनों को आप क्या करोगे, ऊपर रखोगे, H कितनी बार है, 2 बार है तो उसको 2 बार लिखोगे, Br 2 बार है तो उसको भी 2 बार लिखोगे। तो जैसे इसमें कैसे लिखोगे फिर, H 2 बार है तो H की कंडीशन 2 बार लिखोगे। जैसे कि मैं कैसे लिखूंगी, अलग से लिख देते हैं हम, अलग से सर ये वाला ऑप्शन लिख देते हैं। देखो सर ये वाला ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग रखेंगे हम, तो ऊपर हमने कौन रखने हैं, प्रोडक्ट रखने हैं। प्रोडक्ट कौन है हमारा, H 2 बार है तो H 2 बार कंफ्यूजन होना इसके अंदर। कई बार क्या है, हम देखते हैं कि H पॉजिटिव है और Br 1 बार लिख देते हैं, तो H पॉजिटिव 2 बार, तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे, किसी में 2 है तो 2 बार लिखना है, 3 है तो 3 बार लिखना है। एग्जाम्पल और करेंगे तो H 2 बार लिख दिया, और Br नेगेटिव जो प्रोडक्ट है हमारा, ये Br भी प्रोडक्ट है तो Br भी 2 बार लिख दिया। तो नेट रिजल्ट क्या होगा, H 2 बार है तो H का स्क्वायर कर देते हैं, Br भी 2 बार है तो Br का स्क्वायर कर देते हैं। ऊपर क्या होगा हमारा, H का की कंसंट्रेशन का स्क्वायर और Br की कंसंट्रेशन का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। नीचे क्या है, H2 1 बार है, Br 1 बार है, तो नीचे क्या करोगे, H2 वैसे गैस है तो इसका कंसंट्रेशन की बजाय क्या लिखेंगे हम, प्रेशर लिखेंगे। भाई H2 का कितना प्रेशर है, 2 एटम स्प्रेड होते हैं, 2 लिख देंगे, 3 एटम स्प्रेड होते हैं, 3 लिख देंगे, इनटू जो Br है, Br को ब्रोमीन जैसे आपको पता है लिक्विड होता है तो वो लिक्विड कितने मोल पर लीटर, उसकी कंसंट्रेशन क्या है वो यहाँ पे लिख देंगे, Br की कंसंट्रेशन, यानी कि इसका लिखेंगे प्रेशर एटीएम में और इसको लिख देंगे। तो इस तरह हमने क्वेश्चन को पढ़ा है। क्योंकि सीधी बात ये है कि प्रोडक्ट आपने ऊपर लिखने हैं, रिएक्टेंट आपने नीचे लिखने हैं। प्रोडक्ट जितनी बार भी हो, H 2 बार का तो 2 बार लिख दिया, सुकेरा के ऊपर Br 2 बार का तो 2 बार लिख दिया, कोई 3 बार हो तो आपने 3 बार लिखना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं होना, गैस है तो प्रेशर लिखना है, लिक्विड सॉलिड उनकी कंसंट्रेशन लिखनी है, मेटल की कंसंट्रेशन क्या है 1 लिखनी है। जैसे कि एक एग्जांपल और बताता हूँ, उसमें आपने बताना है, मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास एल्यूमिनियम मेटल है, एल्यूमिनियम में हम HCl डाल देते हैं, HCl डाल देते हैं, तो HCl डालने के बाद कोई रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होता है, कि AlCl3 बन जाता है। AlCl3 में सोचो एल्यूमिनियम कैसे है, Al3 पॉजिटिव में है और यहाँ पे Cl नेगेटिव था, यहाँ पे 3 आ जाएगा 3, तो क्या होगा अपना, इसमें लिखेंगे हम प्लस, तो बैलेंस करना पड़ेगा उसको, तो बैलेंस कर लेते हैं। जैसे कि ये 2 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 और क्या बन जाएगा इसके अंदर 3H। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, यहां पे Al3 कितना है, 2 है, 2 बार लिखोगे, सुकेर हो जाएगा। कैसे और कौन है इसके पास, H2 है, H2 गैस पैदा हुई कितनी बार, 3 बार, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, H2 की क्या हो जाएगी, पावर 3 हो जाएगी। इस साइड आ जाओ, इस साइड कौन है, HCl में क्या है, Cl डज नॉट अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यहाँ पे Cl पे यहाँ पे Cl इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ऑक्सीडाइज कौन हुआ, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हुआ, और रिड्यूस कौन हुआ, H रिड्यूस हुआ। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे नीचे को रखना है तो ये एल्यूमिनियम रखना है, मेटल है, कंसंट्रेशन कितना होगा 1 हो जाएगा। इसका क्वेश्चन कितनी बार लिखोगे, 6 बार लिखोगे। रिएक्टेंट है, नीचे लिखोगे, कितनी बार लिखोगे, 6 बार। रिएक्टेंट है, नीचे है, रिएक्टेंट है, नीचे लिखोगे। कौन रिएक्टेंट है हमारे पास, H प्लस, बैलेंस इक्वेशन में कितने हैं ये
6 है, तो कितनी बार लिखोगे 6 बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका पावर में 6 आ जाएगा। ये मेटल था, लिखो जरूर लिखो इस मेटल को, ये रहा एल्यूमिनियम, लेकिन हमें पता है कि मेटल की कंडीशन हम कितनी लिखते हैं 1 लिखते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट रहती है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, इसकी जगह पे 1 है। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन हमने लिखनी है। तो दोबारा फिर सुनो ये पॉइंट, प्रोडक्ट हमने ऊपर लिखने हैं, रिएक्टेंट हमने नीचे लिखने हैं। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद जो भी स्पीशीज एटम आयन या मॉलिक्यूल जितनी बार भी आता है उसको उतनी बार ही लिखो ऊपर। अब कोई 2 बार है तो 2 बार गुना होगा स्क्वायर हो जाएगा, कोई 3 बार तो क्यूब हो जाएगा। इसी तरह हमने ये करना है, ठीक है। अगर कोई गैस है उसको हम ऐसा लिखेंगे। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट जो बचता है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, वो क्या है हमारा, वो ये पॉइंट है कि हम मेटल की कंसंट्रेशन एक क्यों लेते हैं, कांस्टेंट क्यों लेते हैं। वो इसलिए देखो ध्यान से सुनना है, डेंसिटी कांस्टेंट रहती है किसी भी मेटल की। सुनो भाई, कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन क्या है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। 7th क्लास में आप पढ़ चुके हो, मोल पर लीटर। जैसे मैं पूछूं आपसे कि भाई वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है, वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, तो हमने मोल पर लीटर में बतानी है, मोल पर लीटर में। तो वाटर में कोई दूसरी चीज तो है नहीं कि हम ये बोलते हैं कि 1 लीटर सोल्यूशन में NaCl या NaOH या कोई भी जो है ना वो 1 मोल है 2 मोल हो, तो यहाँ पे तो अकेला वाटर है, प्योर वाटर है। तो क्या है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। वाटर के तो मोल बनाने हैं, वाटर ही 1 लीटर लेना है। तो सीधी सी बात क्या करो आप, 1 लीटर वाटर ले, 1 लीटर वाटर हमारे पास क्या होगा 1000 ml होगा। अब इसकी डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए इसका वेट निकाल लो। डेंसिटी वाटर की 1 है, इसका वेट कितना हो जाएगा, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम आपके पास 1000 ml है, डेंसिटी आपको गिवन है, मास निकालो। तो हमने इसका मास निकाल लिया, जैसे कैसे, डेंसिटी बराबर है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना था 1000 था, मास हमने निकालना है, डेंसिटी आपकी आपको गिवन है, डेंसिटी आपको कितनी है 1 है, तो 1000 और 1 आपस में मल्टीप्लाई करें तो मास कितना जो हमारे पास 1000 ग्राम वाटर। कोई भी चीज 1 लीटर ले लो जिसकी आपने कंसंट्रेशन बतानी, प्योर चीज में 1 लीटर ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल लीटर लेने में दिक्कत क्या होगी, जो लिक्विड है उनको इजीली हम 1 लीटर ले लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बट जो सॉलिड है ना उनको भी 1 लीटर ही लेना है। सॉलिड को 1 लीटर कैसे लेना है कि चलो एक बार इसको सोल्व करते हैं उसके बाद बताएंगे। अभी देखो 1000 ग्राम वाटर हुआ, 1 लीटर में कितना वजन हुआ, बिल्कुल सिंपल सा, वो एक चीज लो उसका 1 लीटर ले लो, उसका 1 लीटर लेकर के उसका वेट मेजर कर लो, नाप लो या डेंसिटी से नाप लो या वैसे एक्सपेरिमेंटली वेट करके किसी वेइंग मशीन के ऊपर रख के उसका वेट नाप लो ग्राम में। जैसे हमने 1 लीटर पानी लिया, वाटर लिया, उस वाटर में क्या किया, उसका वेट किया, तो उसका वेट कितना पाएगा 1000 ग्राम पाएगा, 1000 ग्राम पाएगा। अब नंबर ऑफ मोल क्या है, इस 1 लीटर वाटर में नंबर ऑफ मोल कितने बनेंगे, इस 1 लीटर वाटर में वेट कितना है 1000 ग्राम है, और नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, वेट इन ग्राम बाई मोलर मास। वेट हमारा कितना है, एक लीटर वाटर में वेट कितना है, 1 लीटर वाटर में एक वेट कितना है 1000 ग्राम, तो मोलर मास कितना है 18। नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे हमारे पास 55.555 यानी 55.56, तो 55.56 मोल है किसमें 1 लीटर पानी में। 1 लीटर पानी में पानी कितने मोल है 55.56 मोल है दोनों। इसकी कंसंट्रेशन क्या हुई मोल पर लीटर में 55.56 मोल पर लीटर हो गई। इसी तरह किसी का भी कंसंट्रेशन निकालना है। अब कंसंट्रेशन को, इस कंसंट्रेशन को हम 1 क्यों लेते हैं, इस कंसंट्रेशन को 1 क्यों लेते हैं, इस कंसंट्रेशन को 1 इसलिए लेते हैं, जैसे मान लो आपने कोई जिंक का टुकड़ा लिया, सपोज आप उसका वॉल्यूम नहीं ना पा रहे, जिंक का कोई आपने टुकड़ा ले लिया और वो टुकड़ा अगर किसी रेगुलर शेप में है, जैसे क्यूब वगैरह में है, तो आप इजीली जो है ना उसका वॉल्यूम निकाल पाओगे। अगर मान लो किसी रेगुलर शेप में नहीं है और आप उसका इजीली वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो एक और तरीका है वॉल्यूम कैलकुलेट करने का, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो होता था पहले डेस्टिन आपके जो वो है, जैसे कि कोई ब्लॉक ले लिया, किसका ब्लॉक ले लिया, किसी भी मेटल का ब्लॉक ले लिया, और ये ब्लॉक 1 लीटर का है या नहीं है, कैसे पता चलता है हमें बता देता हूँ थोड़ा सा। बिल्कुल इजी मेथड है। जैसे कोई कंटेनर ले लेते हैं, कोई जैसे प्लास्टिक की कोई बाल्टी वगैरह लेते हैं, उसको वाटर के साथ इतना ऊपर तक आप करोगे, मान लो इतना ज्यादा, इतना अच्छी तरह से आपने उसको वाटर से इतना फिलअप कर दिया कि इसमें क्या होगा, अगर वाटर की 1 ड्रॉप आप इसके अंदर डालते हो, वो पानी की इस बाल्टी को क्या है हमने पूरी तरह से
पानी से भर दिया है, अगर इसके अंदर हम एक बूंद पानी की भी डालते हैं तो इतना ज्यादा इसको करना है आपने कि एक बूंद पानी की भी अगर आप डालते हो तो वो पानी की बूंद जो है यहाँ से नीचे ड्रॉप वाइज नीचे गिर जाती है, नीचे टपक जाती है। तो इतना ज्यादा इसको हमने पानी से भरना है। अब जो भी ब्लॉक लिया आपका वो 1 लीटर का है, 2 लीटर का है, जितने लीटर का है उसको नापते कैसे हैं, यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर लगाएंगे, यहाँ पे ग्लास का मेजरिंग सिलेंडर जो आपने लैब में देखा होगा मेजरिंग सिलेंडर लगाएंगे, मेजरिंग सिलेंडर यहाँ पे लगाएंगे मेजरिंग सिलेंडर, और इस ब्लॉक को जिसका हमने वॉल्यूम नापना है 1 लीटर का है क्या नहीं है उसको यहाँ इसके अंदर डिप करेंगे वाटर के अंदर। जैसे ये वाटर के अंदर डिप होता है डूब जाता है तो उस टाइम पर वाटर ये वाटर के अंदर डिप होगा तो यहाँ जो इस जगह पे जो वाटर था वो क्या है यहाँ के हमारे सिलेंडर के अंदर निकल जाएगा और इस वाटर को हम नाप लेंगे। वाटर की डेंसिटी वन होती है, इसलिए जितना वाटर यहाँ पे निकलेगा 300 ml वाटर निकला तो आपका जो ये ब्लॉक था ये जो टुकड़ा था वाटर का ये 300 ml का है या 300 ml या 300 ग्राम सॉरी इसको 300 सेंटीमीटर क्यूब का है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ml, सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है ml बराबर होता है। अगर ये ब्लॉक आपका 1000 ml वाटर निकाल देता है यहाँ पे 1000 ml का है ये, तो इस तरह क्या है किसी भी मेटल का हम 1 लीटर का नाप लेते हैं वॉल्यूम, तो कोई भी मेटल आप आयरन निकल कॉपर कोबाल्ट 1 लीटर ले उसको वाटर में डुबो, जितना वाटर यहाँ निकलता है वही उसका क्या होगा वॉल्यूम होगा। इस तरह से हम वॉल्यूम नाप लेते हैं। अब हमारे पॉइंट पर आते हैं, देखो भाई कंसंट्रेशन कांस्टेंट क्यों लेते हैं जिंक या कॉपर की। मान लो हमने जिंक का ये ब्लॉक ले लिया, इस ब्लॉक का जो वॉल्यूम था वो कितना था 1 लीटर वॉल्यूम था, अभी जैसे मैंने बताया मापने का तरीका इसको मेजर करने का तरीका 1 लीटर वॉल्यूम था। अब इसका वेट कर लिया क्योंकि अभी हमें क्या करना है मोल पर लीटर बनाना है। मोल के लिए क्या होता है वेट इन ग्राम में, मोल मास जिंक का मोल मास में पता है 65 पॉइंट समथिंग होता है, 65.5 होता है, तो वो मान लो अब 1 लीटर ले लिया, 1 लीटर तो हमारे पास वॉल्यूम है और नंबर ऑफ मोल के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है वेट की रिक्वायरमेंट है, तो 1 लीटर का ब्लॉक आप लो उसको वेट करो। अब इसका जितना भी वेट पाया इसका वेट डेंसिटी सीखो या जैसे भी वेग मशीन सीखो, इसका हमने वेट निकाला, इसका वेट निकाला 1 लीटर का वेट निकाला, उसको किससे डिवाइड कर दिया 65 से डिवाइड कर दिया 65.5 से, इसके नंबर ऑफ मोल बनते हैं। अगर हम ये 2 लीटर का ले लेते हैं, 2 लीटर का 1 लीटर की बजाय 2 लीटर का लेते हैं तो 2 लीटर में वजन दुगना होगा, वजन दुगना होगा वेट जो होना पहले वाले वेट की बजाय क्या होगा 2 गुना वेट होगा, 2 गुना वेट होगा मोल मास कितना है 65, तो दुगने मोल होंगे जो इसमें मोल तो उससे 2 गुना मोल होंगे किसमें 2 लीटर में। और कंसंट्रेशन क्या होती है मोल पर लीटर। मान लो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि भाई इसके अंदर हमारे जो ना इसके अंदर हमारे 18 मोल हो जाते हैं, इसके अंदर 18 मोल हो गए, 18 मोल किसमें है 18 मोल किसमें है 1 लीटर में है। अगर इसको हम 1 लीटर की बजाय 2 लीटर ले लेते 2 लीटर में वजन क्या होगा दुगना होगा, वजन दुगना होगा, दुगना होगा मोल कितने होंगे 36 मोल होंगे, लेकिन 36 मोल किसमें होंगे 2 लीटर में हमको मोलरिटी कितनी आनी है कंसंट्रेशन कितनी आनी है 18 मोल तक आनी है। तो अगर आपका ब्लॉक ज्यादा बड़ा है उसमें वेट भी ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। तो इसलिए कंसंट्रेशन क्या है हमेशा सेम रहती है, जैसे डेंसिटी हमेशा सेम रहती है, डेंसिटी क्या है मास का वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो 10 ml की बजाय 20 ml 30 ml 40 ml लेते हो तो मास के साथ साथ इंक्रीज होता रहेगा, बट मास का वॉल्यूम की रेशियो क्या रहेगी सेम रहेगी। इसलिए किसी भी मेटल की डेंसिटी बोलो या उसकी कंसंट्रेशन बोलो मोल पर लीटर वाली वो हमेशा क्या होती है सेम होती है, क्योंकि आपने पढ़ा था मोलरिटी में कि मोलरिटी को हम सीधा किससे निकाल सकते हैं डेंसिटी से निकाल सकते हैं वेट बाय वेट या वॉल्यूम, इसलिए कंसंट्रेशन मेटल की क्या मान लेते हैं सेम मान लेते हैं। ये था हमारा ईएमएफ फ्रॉम द नर्वनेस्टिक इक्वेशन, नर्वनेस्टिक इक्वेशन से ईएमएफ कैसे ड्राइव करते हैं। थैंक यू।